आम सी भाषा में हम आपको आपको बोले, हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी सोल है, जिसको हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें न जाने कितनी यादें भरी हुई हैं, वो हमारा स्पिरिट है, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सोल और स्पिरिट में, जो कि शायद बहुत कम लोग इसको नोटिस करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक सी लगती हैं सबको। तो अर्श, जब इंसान की मौत होती है, जब उसका देहांत होता है, तो उसके शरीर से जो निकलता है वो क्या निकलता है? वो सोल निकलती है या वो स्पिरिट निकलती है? जब किसी इंसान को जलाया जाता है, कह सकते हैं जब उसका अंतिम संस्कार होता है, जब एक आखिरी वक्त होता है उसका, ऐसा कहा गया है कि जब हम मरते हैं, क्योंकि मरने के बाद की जिंदगी तो मैंने भी नहीं देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे वेदास कहते हैं वो ये है कि अंतिम संस्कार के दौरान ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं। शायद आपने कपाल क्रिया का नाम सुना होगा कभी, शायद आपने कई सारे गांव में ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां पर इंसान के पैर में एक बड़ी सी कील गाड़ देते हैं। वहां पर ये सब एक रिचुअल है, अलग अलग तरीके के रिचुअल। लेकिन अगर मैं अंतिम संस्कार की डायरेक्ट बात करता हूं आपसे, कि जब वो संस्कार हो जाता है तो उसके सर पर, उस शव के सर पर चंदन की लकड़ी से हल्का सा मारा जाता है उसके अजना चक्र पे, जो कि हमारे माथे के बीचों बीच होता है, दोनों भाव के बीचों बीच होता है एक तरीके से, जहां से हमारी सारी यादें एक साथ संचालित होती हैं या चलती हैं। वो इसलिए मारते हैं ताकि मेमोरी जो है, जो इंसान की मेमोरी है, उसने अपने पूरे जीवन में जो मेमोरी कलेक्ट करी है, वो मरने के बाद उसके साथ ना जाए। कमिंग टू द टॉपिक, जब इंसान मर जाता है उसका शरीर तो जला दिया गया, राइट? मैंने सोल और स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि शरीर तो जला दिया गया, माइंड भी जल गया, तो बॉडी और माइंड तो चले गए, बची क्या? एनर्जी। एनर्जी एंड स्पिरिट, राइट? ये 2 चीजें बचती हैं। एनर्जीज को कभी ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म ले सकती है। ये हम सब ने सुना है। यही एनर्जीज जब प्रबल इच्छाओं के साथ खत्म होती है, किसी इंसान की याद, जो अगर उसने कुछ सोच रखा है मन में और कोई एक प्रबल याद है उसके पास, और उस याद के जरिए ही वो मर गया, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कोशिश करेगी एक फॉर्म लेने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगी, उसका शरीर नहीं है, उस ऊर्जा को जगह चाहिए। वो कोशिश करेगी कि वो उसी इंसान की फॉर्म ले ले, जिसको हम कहते हैं हमने भूत देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भूत का। वो दरअसल एनर्जीज होती हैं जो अपनी झलकियां देती हैं, जो अपने होने का एक सबूत देती हैं। आपने कई बार सुना होगा जब किसी की डेथ हो जाती है, तो आपने ये भी सुना होगा कि मुझे उनके जाने के बाद वो कई दिनों तक दिखे उसी बेड पर। अक्सर लोग कहते हैं एग्जैक्टली। और मैं उस टॉपिक को कट करता हूं और सीधा आता हूं स्पिरिट के टॉपिक पे। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में भी कई सारी चीजें वर्णित हैं, लेकिन मैं गरुड़ पुराण के कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा आगे नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है और वो चली जाती है, वो रुकती नहीं है, उसे जाने में जितना भी समय लगे। हाँ, अंतिम क्रिया के दौरान आपने देखा होगा कि पैर के अंगूठे में सूत का धागा बांधा जाता है। जब भी कोई मरता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठे बांध दिए जाते हैं और उसके बाद उस इंसान को जलाने के लिए ले जाया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो स्पिरिट का, उस स्पिरिट का वो एक यम पाश होता है, वो एक पाश होता है जिसे यमदूत लगाते हैं, क्योंकि जब उस पाश को लगाया जाता है, हमारी आम दुनिया में जब उस धागे को अंगूठे से बांधा जाता है, तो जो पंडित होता है, जो मंत्र पढ़ता है, वो यमदूतों को बुलाने का पड़ता है, और इसके बाद ही स्पिरिट इस दुनिया से जाती है। फिर जैसा वर्णित है कि एक नदी क्रॉस करके जाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे, पर बेसिकली सोल और स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है अर्श, की एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अकेले जिंदा जीव हैं नहीं इस दुनिया में। तमाम किस्म के जानवर हैं, तो जानवर मरता है और इसी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जब हम इंसान मरते हैं, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, जब इंसान मरता है तो उसमें तमाम किस्म की अंतिम क्रियाएं होती हैं। हमारे में, हिंदुओं में अलग एक है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है। तो अर्श, ये
जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, अभी आपने जस्ट एक कपाल क्रिया का भी मेंशन किया था, और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी रिसेंटली घर में कुछ डेथ्स वगैरह देखी हैं जी। तो ये अंतिम जो क्रियाएं होती हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर ये ना की जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, नतीजा क्या होता है? मेरे हिसाब से उसका परिणाम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज का एक प्रोसेस है। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। जो भी हो रहा है वो एक प्रोसेस में है। मेरा सवाल इसी में एक एड ऑन और है हर्ष, कि प्रोसेस है, आपने जिस बात बोली Exactly. ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंसान के इमोशनल सेंड ऑफ के लिए है कि इंसान, क्योंकि भाई घर का कोई करीबी मरा है तो उसको एक अच्छा फेयरवेल दें, जी। सिर्फ इसलिए है, या इन चीज़ों के कोई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग भी है? एनर्जी से भी इसका कुछ लेना देना होता है? एनर्जी से बिल्कुल लेना होता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जब आप देखते हैं कि अंतिम क्रिया बड़े ही तरीके से की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो वो भटकेंगे, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की। पर आप अगर आम जिंदगी में उसी चीज को देखें, उदाहरण के तौर पे मुंडन तो आम इंसानों का भी होता है, राइट? कोई भी इंसान को अगर बाल में दिक्कत है उसने मुंडन करा लिया, इट्स ओके। पर वही मुंडन अंतिम संस्कार के दौरान भी होता है। वही मुंडन जब एक बच्चा पैदा होता है उसके 1.5 साल के बाद भी होता है। बालों का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, बाल अर्पण करने का। कहा जाता है कि हमारे शरीर में, जैसे कि टॉपिक चल रहा है पैरानॉर्मल और नॉर्मल का, तो हमारे शरीर में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल है। सुन के अजीब लगा? पैरानॉर्मल है, बिल्कुल। शरीर के अंदर बिल्कुल विजिबल है, विजिबली पैरानॉर्मल। एग्जैक्टली। अब एग्जांपल देके बताएं। या ये कह लें कि विजिबली पैरानॉर्मल कीपर हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बाल, हमारे सर के बाल और हमारा पैर का अंगूठा। ओके, ये पैरानॉर्मल है आप कहना चाह रहे हैं? अगेन मैं फिर से कहूंगा कि पैरानॉर्मल इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीडिंग्स। ओके, राइट? तो हमें वो बाल ही लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राचीन किताबों में ऐसा वर्णित है कि हमारे सर के बाल में और हमारे पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। उदाहरण के तौर पे आप किसी का पैर छूते हैं तो अंगूठा छूते हैं, राइट? अब कायदे से तो अंगूठा छूना चाहिए, लोग आमतौर पे घुटने उसे ऊपर से भी काम चला लेते हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ही क्यों छूते हैं, मेरा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आई हैव नो क्लू। उसी पर एक और सवाल आता है कि पैर का अंगूठा छूने पर जो सामने वाला इंसान होता है वो आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद क्यों देता है? वो आपके कान पर हाथ रखकर भी तो आशीर्वाद दे सकता है। फेयर इनफ। तो क्या जवाब देना चाहेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन? आई डोंट नो हर्ष, मुझे लगता है कि सर पे हाथ रखना क्रॉस कल्चर्स डिफाइन करता है, आई मीन सिग्निफाई करता है कि आई केयर फॉर समवन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जवाब है पर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं, उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एग्जैक्टली। कल्चरल ज्यादा है, रियलिस्टिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। एंड दैट्स व्हाई इट्स पैरानॉर्मल। एंड सर पर हाथ इसलिए रखते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है, ओके, आपने बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें देखी होंगी जिनके हाथ सीधे हैं, फेस की तरफ होते हैं, जो इंसान मूर्ति को देखता है ताकि उस मूर्ति की पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले में जा सके। सेम हैपेंस जब आप किसी का पैर छूते हैं तो वो इंसान अपना हाथ रखता है आपके सर पे और वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर पे ट्रांसफर करता है। लेकिन जब आप उसका अंगूठा छूते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाल और अंगूठे में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो जो इंसान भी पैर को छू रहा है उसे सामने वाले इंसान की एनर्जी महसूस होती है, मिलती है। और यही एक सिग्निफिकेंस है कि अंगूठा छूना चाहिए। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे, वो कहते थे घुटना नहीं अंगूठा छुओ। यहाँ पे अर्श आपने एक चीज बोली, एंड ये ना एक थ्रू आउट माई लाइफ ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। सवाल ये है कि आपने अभी कहा पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, जो ना एक जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। Exactly. तो ये एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी तो एनर्जी है। आपने भी कहा कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर का आपने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, तो ये एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती हैं? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बातचीत करना चाहें तो बताना चाहें तो। पैरानॉर्मल और नॉर्मल, आपने दो चीजें मुझसे पूछी थी, राइट? तो राहुल, अगर आप पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बारे में पूछ रहे हैं
तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। इस दुनिया में 3 चीजें हैं, आप किसी भी चीज का उदाहरण लेके देख लीजिए, अच्छाई, बुराई और शून्य, या फिर मैथ में प्लस, माइनस और 0, या फिर किसी की तारीफ करी, किसी की बुराई करी, या फिर कोई भूत है, कोई भगवान है। एक कोट है, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट, देन देयर माइट बी अ न्यूट्रल एग्जिस्ट। इज इट सो? मे बी इन दैट सेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली ना कि आपकी प्रबल इच्छाएं अगर होती हैं किसी इंसान की मरते वक्त, तो चांसेस आर कि उसकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं रहती, वो शायद एक शून्य पे विलीन नहीं हो पाती। तो ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन अर्श, इस संसार में हर इंसान कोई ना कोई एक दबी हुई ख्वाहिश लेके जिंदा है। बिल्कुल। एक दबी हुई ख्वाहिश लेके शायद मर भी जाता है। इस संसार में फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जो हैं वो भूत बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते? क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार हर कोई एकदम सेटिस्फाइड मौत मरता है। मुझे लगता है कि इच्छाएं तो रहती हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है और आपका सवाल बहुत जायज़ है। आई गेस आपने जो सवाल पूछा है वो लाखों लोगों के दिलों में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि मुझसे भी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है और वो जवाब है नियति, डेस्टिनी। डेस्टिनी, एग्जैक्टली। ये डेस्टिनी किस, अगर आप थोड़ा डेस्टिनी को एक्सप्लेन करना चाहें तो? डेस्टिनी को मैं आम भाषा में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं वैदिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर एक्सप्लेन करने पे आऊंगा शायद बहुत लोग ना समझ पाएं। तो आम भाषा में एक लंबा सा रास्ता है जिसकी आखिरी मंजिल पर हमें कोई प्राइज मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है। हम उस रास्ते के शुरुआती दौर में खड़े हुए। ओके। अब हमें उस रास्ते पर चलकर जाना है आगे मंजिल तक, जो भी हमारी मंजिल है। लेकिन हमारे दोनों तरफ खाई है और हमारे पास जाने के लिए सिर्फ ये रोड है और कुछ भी नहीं। हाँ, साधन बहुत सारे हैं, जैसे कार है, साइकिल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल है। चलिए, अब मैं इसी उदाहरण को लेकर आ जाता हूं नियति के टॉपिक पे। ये जो सड़क है ये नियति है, ये कभी नहीं बदलेगी, ये ऑलरेडी ऊपर से लिखी जा चुकी है। प्लस आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा हो कि जब सब कुछ लिख गया है तो कर्म करने की क्या जरूरत है? फिर इंसान काम करेगा ही क्यों? उसका सीधा सा फंडा ये है कि जब तक, जो मैंने बताया कि ये सड़क है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचना है उस इंसान को, तो जब तक ये इंसान कर्म नहीं करेगा, चलेगा नहीं, उस गाड़ी पे बैठेगा नहीं, कोई जतन नहीं करेगा, क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा? पर ये जो मंजिल है, जिस मंजिल की आप बात कर रहे हो अर्श, ये इंसान तय करता है या ऊपर से कोई लिख के देता है कि तुम्हारी ये पर्पस है, तुम्हारी ये मंजिल है? अंतिम मंजिल तो मोक्ष है। हर इंसान को चाहिए होता है यार कि मरने के बाद उसे मोक्ष मिल जाए, आपने सुना होगा बहुत बार। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो नियति है ये तय है, लेकिन कर्म हमें करना चाहिए सो दैट उस नियति की सड़क पर हम बड़े आराम से जा सकें। हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम फिर चलेंगे, लेकिन चलना कभी रुकता नहीं। आपने देखा होगा जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। ऊर्जाओं का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है और यही डिफरेंस है पैरानॉर्मल और नॉर्मल में। लेकिन आत्मा का किसी शरीर में आना और झाड़ फूक करके निकाला जाना, आई मीन एग्जॉर्सिज्म, इज दैट रियल? क्या ये सच है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8app। It exclusively presents Indian Paranormal Podcast, अर्श और राहुल के साथ। लोग जो ये बात कहते हैं ना कि आत्मा जिसकी शायद से डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एक शरीर धारण करती है, शरीर को हासिल करती है। आई मीन टू से ये पोजीशन वाला केस कभी आपने एनकाउंटर किया है? आई वंडर कि अभी तक आपने पोजीशन की बात मुझसे करी क्यों नहीं। जब हम बात पैरानॉर्मल की करते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी भूत ने किसी शरीर को पकड़ लिया। इज इट सो? हाँ, बट मेरे पूछने का मतलब वही था कि जो पोजीशन की लोग बात करते हैं, भूत प्रेतों की बात करते हैं, बात ये करते हैं किसी आत्मा ने किसी शरीर को पकड़ लिया, जकड़ लिया, फिर इवेंचुअली हालात ऐसे हो गए कि आप जैसे एक्सपर्ट को बुला के एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। तो किसी अगर ऐसे कोई एक ऐसा केस अगर आप बता पाएं और इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं डायरेक्ट अपने केस की बात बताऊं तो
मुझे कुछ खासा याद नहीं है कि कितने केस रहे होंगे, पर मैं एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो केस थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए। दरअसल हुआ ये कि मेरी ही एक अपनी दोस्त रात को पार्टी वगैरह करके घर वापस आ रही थी अकेले, और उसके बाद 1 साल तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब 1 साल 3 महीने के बाद उनकी मम्मी का मेरे पास फोन आता है और वो कहती हैं कि ये अपने आप को मार रही है, पर मार नहीं पा रही है। मेरे लिए सुनने में थोड़ा अजीब था कि अगर भूत प्रेत होता तो अब तक तो उसे कोई ना कोई तो नुकसान पहुंचा चुका होता। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो जिस कमरे में वो थी वो जाली मैंने देखी। वो जाली बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में हर रोज कोई जाता है, उसकी सफाई करता है, पर वो कमरा काफी समय से साफ नहीं हुआ था। कमरे से झांक कर, उस खिड़की से झांक कर जब मैंने अपनी दोस्त को देखा तो उसके सामने सारे पेने हथियार थे, ब्लेड, खंजर, स्क्रू ड्राइवर और न जाने क्या क्या। और जैसे ही मैं खिड़की से झांक रहा हूं, उसने तुरंत ब्लेड उठाया और अपनी नस काटने चली, लेकिन ब्लेड से उसका नस कट नहीं रही। मतलब वो अपनी नस के पास उस ब्लेड को लाकर रोक सी दे रही थी और वो कह रही थी कि मुझे मार डालो, पर कुछ ऐसा था उसके अंदर जो ऐसा होने नहीं दे रहा था। राहुल, मेरे लिए ये बहुत एक अजीब सी चीज थी, कुछ अलग पोजीशन से। कुछ समय के बाद वो सो जाती है और सोते समय बहुत चिल्लाती है। कई वक्त के बाद हम लोगों ने कई सारी चीजें आजमाई, हर तरह से उस पर मंत्रोच्चारण करने की कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मंत्र काम नहीं आया। शायद मैं उतना कैपेबल नहीं था। उसके बाद मुझे एक जगह पता चली। उस जगह का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, पर वो यूपी में एक जगह स्थित है। अपनी दोस्त को बेहोश करके मैं, उसकी मम्मी, उसकी बहन और मेरे साथ जो मेरे एक पर्सन थे सीनियर, हम सब उस जगह पर चले गए। वो दरअसल एक मज़ार है जहां पर हम लोग गए थे। उस शहर में करीब 4-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं था, सिर्फ वो मज़ार थी और आसपास घास या फिर जो भी उनकी खेती थी वो उगी हुई थी। गाड़ी से पहुंचे थे हम लोग। जब हम वहां पहुंचे हैं तो मेरी जो दोस्त है उसका बर्ताव काफी अलग हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध दिए, ऐसे जैसे बहुत अदब से वो कुछ करना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, और अपना सर झुकाकर उस मज़ार की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और वहां जाने के बाद बैठ गई। वहां पर एक, आप उन्हें हाफिज जी कह लें या पुजारी कह लें या कुछ भी कह लें, वो आए और उन्होंने कहा कि अब इन्हें यहीं छोड़ दो, अब इनकी तालीम यहीं होगी। तो दरअसल वो जो मज़ार थी वहां पर जिन्नातों को तालीम दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आसपास के जो लोग हैं वो जिन्नात हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। आपके आसपास लोग हैं वो जिन हैं, आप ऐसे कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, उस मज़ार में आज भी ऐसा ही है। आज भी उनके चेहरों पर एक अलग नूर है। इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, मैं करना चाहूंगा, पर मेरी दोस्त की जो मैं बात बता रहा हूं, फिर वो मेरे लिए सोचने का विषय बन गया कि यहां पर आकर ये बैठ क्यों गई। उसके बाद हाफिज जी ने मुझसे कहा कि आज से करीब 1 साल और कुछ महीने पहले, उनको एग्जैक्ट डेट भी याद थी। उन्होंने कहा कि आज से 1 साल 3 महीने पहले शुक्रवार की रात को वो दिल्ली में एक रोड से आ रही थी और उसने शराब की एक बोतल बगल में झाड़ी में फेंकी थी। मैंने कहा कि हो सकता है, तो आम सी बात है कि अगर कोई निकल रहा है, कोई भी ड्रिंक पी रहा है अगर वो, तो उसने फेंक दिया है। पर हाफिज जी ने कहा कि उसे देख कर फेंकना चाहिए। उसने जहां पर फेंका था वो जगह एक जिन की कब्र थी और वो सीधा जाकर उसकी कब्र से टकराई और उसकी कब्र यानी कि उसका जो घर था वो खराब हो गया, ऐसा उनका कहना था। पर मेन पार्ट ये था कि जब वो ठीक हो गई, एक दिन हम रुके वहां पे, जब वो ठीक हो गई हम वापस आने लगे। उसकी बहन ने बोला कि चलो दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया। हम वापस आ गए बड़े खुशी खुशी। 3 महीने बाद उनकी मम्मी का फिर से मेरे पास कॉल आता है और उनकी मम्मी कहती है कि मेरी जो दोस्त है उसकी बहन को वही दिक्कत हो रही है जो उसकी बहन को हो रही थी। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन वापस जब मैं उस जगह पर गया, उस मज़ार पर गया, तो उस गांव में एंटर करने से पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जिन्नात बसर करते हैं। वापस लौटते समय या ठीक होकर वापस लौटते समय ये मत कहना कि चलो चलते हैं, जो कि उसकी बहन ने कहा था कि चलो चलते हैं, तो वो जिन्नात उसके साथ हो गया।
ओके। तो ये एक पोजीशन था जो मैंने देखा, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग पोजीशन था। ऐसा शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा। मैं तो ये सब चीज़ सुन भी शायद आप ही के साथ रहा हूँ। हर्ष, पहली चीज़ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दोस्त अभी ठीक हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, यहाँ से 2-3 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल मैं इससे शुरुआत करूँगा। तो आपने बताया उसको पोजीशन हो गया था जिन का। फिर ऐसी केसेस में आप जैसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और आप लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम आम भाषा में एग्जॉर्सिज्म के नाम से जानते हैं। अर्श, थोड़ा सा अगर आप एग्जॉर्सिज्म के बारे में बात कर सके, मतलब जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है एक आत्मा की, वो अपने काम करवाना चाहती है जिस वजह से वो किसी के शरीर में आती है, तो क्या सिंपली आप उसका काम कर दो और वो आत्मा चली जाएगी, या फिर इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट? एक्सॉर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है वो See, paranormal is paranormal because it is paranormal. There is no normal, right? तो हम इसे आम भाषा के हिसाब से सोचेंगे ही नहीं। जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया कि उसने अनजाने में ये गलती करी कि जिन की कब्र पर वो बोतल फेंक दी, अनजाने में, फिर भी उसको पोजीशन हुआ। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे कि जानबूझकर गलती करी तो पोजीशन हो गया। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे जहां पर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया तो पोजीशन हो गया। तो पोजीशन होने के लिए या पोजीशन के तरीके एक नहीं लाखों तरीके हैं। डिपेंड करता है कि वो इंसान की विल पावर क्या है, उस इंसान की अपनी चेतना क्या है, अपनी क्षमता क्या है सोचने और समझने की। तो मतलब आप कह रहे हैं हर्ष कि हम अपनी विल पावर की मदद से अपने आप को शायद इस जैसी चीजों से बचा भी सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि आप एक साधु को देखें ना, आप एक साधु को देखें या एक ऐसे इंसान को देखें जो ध्यान करता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप एकाग्र हैं, अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत करें हैं, यानी कि आप एकाग्रचित हैं, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट हैं चीजों को लेकर, राइट, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेरी गुड। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई खंजर मारने आ रहा है तो आप भांप जाएंगे उस चीज को और आप उससे बच जाएंगे। होगा वो तब भी आपके साथ। अगर कोई पोजीशन होना है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो आप उससे बच सकते हैं, ये मेरा कहना है। इसमें हर्ष, अगर मैं आपसे एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आई एम आस्किंग यू बट इट्स ओके अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो ये जो एथीस्ट होते हैं, लोग जो कि नास्तिक होते हैं, हाँ जी, अगर देखा जाए कायदे से तो वो उनका तो इन सब चीज़ों में कोई विश्वास भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर एक नास्तिक आदमी, एथीस्ट, किसी शमशान के ऐसे एरिया में जाता है और वो टोटली इर्रेवरेंट है वहाँ के माहौल से, तो क्या उसकी विल पावर उसको इस किस्म की चीज़ों से बचा ले जाएगी? राहुल, मेरा एक ये सीधा कहना है, जब भी कोई मुझसे ये बात कहता है, शायद आप आज 20वें-30वें पर्सन होगे जो मुझसे ये बात कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब भी मुझसे कोई एक बात ये कहता है, मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल कहता हूं जो मैं आपसे करने वाला हूं कि इंसान की पहली इमोशन क्या है? माँ का प्यार है थी? बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली इमोशन क्या होती है, उसे पहले क्या लगता है? साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार मैं बताता हूं, मैं पैरानॉर्मल नहीं जा रहा हूं, मैं साइंटिफिक पे जा रहा हूं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ऐसा मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली इमोशन होती है डर, और कहा जाता है जो इंसान की सबसे पहली इमोशन होती है वो उसके साथ मरते दम तक रहती है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि उस इंसान ने अगर इग्नोर किया है उस जगह को तो उसे डर नहीं लगा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। बात यहाँ एक्सेप्टेंस की है, क्योंकि डर तो इंसान का पहला इमोशन है, वो उसके शरीर से जा ही नहीं सकता। अगर एक एथीस्ट भी है, उसको हाथ में चोट लगती है तो उसको दर्द होता है, दोबारा कभी चाकू उसी जगह पर लगने वाला होता है तो उसे डर होता है। यही एक सीधा सीधा मेरा सिद्धांत है कि शायद जो एथीस्ट है, मैं उसके बारे में कोई बुराई नहीं कहूँगा, कि शायद जो एक एथीस्ट है वो आम इंसानों को आम नज़रिए से देख रहा है, लेकिन ऊर्जाएं भी हैं, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें, वो कह रहा है कि ऊर्जाएं नहीं होती हैं, दैट मीन्स वो कह रहा है कि शमशान में ऐसा कुछ नहीं मुझे फील होता है, जी, राइट जी। ऑन दी अदर हैंड वो कह रहा है कि दोबारा अगर चाकू मेरे हाथ पर लगा तो मुझे दर्द होगा, और मुझे ये डर है, तो वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही काम कर रहा है। स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही बोल रहा है।
तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक एनर्जीज को इग्नोर करके दूसरी एनर्जी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसलिए वो एथिस्ट है? वंस अगेन टू अ पर्सन हु इज एज स्केप्टिक एज आई एम, कि अगर आप थोड़ा मुझे ना समझा सकेंगे एक्सोर्सिज्म क्या बेसिकली होता क्या है? सी, अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं भी कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ, मैं खुद को ऐसा इंसान मानता हूँ जो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, जो अगर किसी के लिए प्रेयर करता है, कुछ मांगता है तो वो हो जाता है। ये एक आशीर्वाद है गुरुओं का, ये एक दुआ है एक तरीके की। अगर आप एग्जॉर्सिज्म की प्रॉपर बात करते हैं, पोजेशन के बाद जब हमें मर्ज पता चल जाता है कि आखिरकार उस इंसान को दिक्कत क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि उसके बारे में पता लगाना कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और जब हमें पता लग जाता है कि इस पर किसी आत्मा या प्रेतात्मा का साया है, तब हम हीलिंग का एक प्रोसेस करते हैं। इसे एग्जॉर्सिज्म का नाम ना देकर मैं मोस्टली हीलिंग ही बोलता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि एग्जॉर्सिज्म नाम के शब्द को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे तो एग्जॉर्सिज्म अभी अपने आप में बहुत एग्जैजरेटेड चीज लगती है, लेकिन फिर हम केस सुनते हैं, लाइक से सपोज एग्जांपल के तौर पे एनाबेल का, बिल्कुल, या हम तो पता लगती हैं कुछ जगहें जैसे मेहंदीपुर बालाजी है। जी जी। तो मतलब छक मार के आप मजबूर हो जाते हैं कि इन चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे, इन सब जगहों की, इन चीज़ों की रियलिटी क्या है। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपसे एक्सॉर्सिज्म के बारे में जानना चाहता था। एक केस था जिसमें आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, जिस औरत के अंदर लूसीफर की आत्मा आ जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत फेमस केस है, एंड अगर आप थोड़ा सा उस केस के बारे में कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। जी बिल्कुल राहुल, उस केस के बारे में शायद इंडिया में हर एक इंसान को पता है। आपने भी उसकी स्टडी करी होगी कहीं ना कहीं न्यूज में तो देखा होगा। और उस केस में एक अलग बात थी। वेदों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि एक शरीर में 2 से ज्यादा आत्माएं नहीं रह सकती, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और हमारा शरीर उसको ले नहीं पाएगा, काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो केस था जिसमें एक लड़की के अंदर लूसीफर, जिसे हम किंग बोलते हैं डीमंस का, उसकी आत्मा आ गई थी। ये केस दरअसल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसकी रियल फुटेज एक बार नेट पर भी लीक हो गई थी, और इसी पर बेस कई सारी पिक्चरें भी बनी हैं, जिसमें से एक जो बहुत एक्यूरेट मूवी बनी है उसका नाम है दी एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और उस लड़की का नाम था एनालीज मिशेल। ताज्जुब की बात यह है कि उसके शरीर पर पोजेशन हुआ। थोड़े दिन तक तो उसे नकार दिया गया, लेकिन जब ये चीजें बढ़ने लगी पोजेशन के, जैसे मैंने आपको अभी केसेस में बताया कि क्या क्या हो सकता है, जब चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो पादरी लोगों को बुलाया गया जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वीडियो टेप ऑन करते हैं वो, ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए। ऑडियो रिकॉर्डर एक होता है जिसमें जो पास में रख दिया जाता है, ताकि ये सबूत मिल पाए कि जो एग्जॉर्सिज्म कर रहा है वो जेन्युइन एग्जॉर्सिज्म है या एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया पहली बार, अच्छा उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस लड़की पर 70 से ज्यादा बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया है। एक बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने में करीबन 7 दिन लगते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने दिन इस पर एग्जॉर्सिज्म किया गया है। और जितने दिन भी एग्जॉर्सिज्म किया गया है, हर बार उसके अंदर से एक डिफरेंट लैंग्वेज में एक आवाज आती थी। कोई जिब्रिश बोल रहा है, कोई हिब्रू लैंग्वेज बोल रहा है, कोई टर्किश बोल रहा है। और जब गौर करने पर पादरी ने नोटिस किया कि आखिर ये सब क्या है, तो रिकॉर्डर से सुनने में ये समझ में आया कि वो 7 अलग अलग तरह के डीमंस हैं। 7 अलग अलग तरह के डीमंस हैं उस लड़की के अंदर। अब यहीं पर शायद आपका सवाल ये आ जाए कि एक शरीर में, अभी मैंने बोला कि 2 आत्माएं से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो दरअसल होता ये था कि जब जब उस पर एग्जॉर्सिज्म होता था, वो चीज उस पर से चली जाती थी और एक दूसरी चीज उसके शरीर पर आ जाती थी। तो हर बार, जितनी बार भी एग्जॉर्सिज्म हुआ है, उतनी बार उसके शरीर पर एक नए तरीके के डीमन ने कब्जा किया। और अंत में जब वो अपना नाम लूसीफर बताता है तो सब डर जाते हैं, और ये उसका आखिरी समय होता है। मूवी में भी दिखाया गया है और ये रिकॉर्डिंग में भी ये बात है। बहुत साल पहले टेप रिलीज हुआ था, लेकिन फिर उसे गाइडलाइंस की तरफ से डिलीट कर दिया गया। उसमें ये कहा, एनालीज मिशेल ने ये कहा कि मैं मरने की कगार पर थी,
मैं मर नहीं पा रही थी। तो मेरे सामने भगवान आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मेरे साथ जाना है तो चल सकते हो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी कहानी दुनिया तक जानी चाहिए, इस वजह से मैं नहीं गई। और ये सारी चीजें जो पादरी ने एग्जॉर्सिज्म किया था, वो पादरी कोर्ट में बैठकर साबित कर रहा था, क्योंकि कोर्ट उसको गुनहगार मानता है इतनी बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसे आप पैरानॉर्मल तरीके से जोड़े या नॉर्मल, शायद इसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन झाड़ फूक, काला जादू, वशीकरण, ये सब सच है क्या? और क्या ये लोगों पर असर कर जाता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए